ओम माँ भारती आप सभी लोगों का कल्याण करें। भाइयों बहनों, आज का विषय है संविधान। तो मैंने कई बार सुना है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान की निर्माता हैं और उन्होंने ही बनाया है। तो हमारे पास कुछ प्रश्न हैं कि निर्माता सच सच में बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, और क्या हम संविधान के निर्माण में उनकी इच्छा थी या नहीं, और तीसरा, क्या वो परमात्मा पर विश्वास करते हैं या नहीं, और चौथा कि ऐसा सुना जाता है कि संविधान को जलाने की बात कही थी। यदि कही है तो क्यों और किस कारण। ये चार बातें आज हम कवर करेंगे। तो इन सारे चीज़ों पर हम प्रमाणों के साथ विश्लेषण करेंगे और समीक्षा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक वेबसाइट है constitutionindia.net, आप यहाँ पर एक्सप्लोर पर आप माउस लेके चले जाइए। यहाँ पर आपको स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो भारत का संविधान जो स्टेजेस हैं स्टेप बाय स्टेप, वो पूरे डिटेल्स के साथ इसके अंदर आपको दिखाई देंगे। तो ये सब अंग्रेजी में, मुझे उतनी अच्छी तरह से अंग्रेजी नहीं आती, तो मैं इसको हिंदी में अनुवाद कर लेता हूँ। ठीक है। तो पहले चरण, संविधान सभा का पहला सत्र। तो पहला सत्र में 13 दिसंबर 1946 को भारत का संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान का निर्माण प्रारंभ कर दिया। ठीक है। अब आते हैं दूसरा चरण। दूसरे चरण में 1947 से 27 फरवरी 30 अगस्त तक, 1947 तक, इस बीच में क्या हुआ, संविधान सभा ने पहले सत्र के बाद संविधान के विभिन्न पहलुओं की जांच और उन पर रिपोर्ट देने के लिए कई समितियां बैठाई, कई सारे, और डिबेट भी चले, वादोपवाद चले। कब तक? ये विचार विमर्श 30 अगस्त 1947 तक संपन्न हो गया। फिर तीसरा चरण, अब आता है असली। विभिन्न समितियों के रिपोर्टों और संविधान सभा में पिछले चरणों में हुई चर्चाओं के आधार पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। अब क्या तैयार किया, हम इसको ऊपर हम देखेंगे। इसको मैंने PDF में ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है। वो मुझे जो बातें हाईलाइट करनी है उसके लिए आसानी रहेगी, इसलिए संवैधानिक सलाहकार द्वारा तैयार किया गया संविधान। तो इससे पहले, यहाँ से संविधान का जो प्रारूप है यहाँ से शुरू होता है, इससे पहले ही ये वेबसाइट वालों ने कुछ टिप्पणी की है। क्या टिप्पणी किया, एक बार देखते हैं। सितंबर 1947 में संविधान सलाहकार BN राव ने भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने का काम शुरू किया। सभा के निर्देश स्पष्ट थे। क्या थे? संविधान सभा द्वारा अब तक की गई सभी समितियों की रिपोर्टों को, जिन पर चर्चा की गई है और जिन पर सहमति बनी है, एक प्रारूप संविधान में समेकित करें। तो इनको ये काम सौंपा गया। काम सौंपने के बाद इन्होंने क्या किया, कई दिन इसको मेहनत लगाया, और SN मुखर्जी की सहायता से राव साहब ने मसौदे में 240 अनुच्छेद शामिल थे, एक मसौदा तैयार किया जिसमें 25 भाग भी हैं और 13 अनुसूचियों में विभाजित किया गया। तो पूरा यहाँ करके सारा डिटेल्स इसमें मिला करके इन्होंने एक प्रारूप तैयार कर दिया, तैयार किया। आगे देखते हैं। संविधान निर्माण में रुचि रखने वालों के लिए यह मसौदा क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले, एक, यह समितियों और स्वयं BN राव द्वारा तैयार किए गए प्रावधानों का पहला संकलन है। दूसरा, मात्रात्मक रूप से यह 240 अनुच्छेदों के साथ अंतिम संविधान का पूर्वाभास प्रस्तुत करता है, जबकि 1950 के भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ये सबसे आखिरी वाला है। ठीक है, 395 सबसे आखिरी वाले में थे। तीसरा, यह मसौदा PR अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति के लिए आधार दस्तावेज के रूप में कार्य करता था, जिसने 1948 के भारतीय संविधान का प्रारूप का निर्माण किया। सबसे मुख्य बात यहाँ पर, इसके महत्व के बावजूद संविधान निर्माण के ऐतिहासिक विवरणों में BR अम्बेडकर के मसौदे की तुलना में BN राव के मसौदे को कम महत्व मिला। ठीक है।
इनको उतना महत्व नहीं मिला जितना बाबा साहब अम्बेडकर जी को मिला। जो सबसे पहला प्रारूप जिसने तैयार किया उसका नाम कहीं पर भी लिया ही नहीं जाता। सभी लोग बोलते हैं संविधान किसने बनाया, अम्बेडकर जी ने बनाया, बाबा साहब ने बनाया, बस यही बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण यहाँ पे आपको उदाहरण नहीं, जो असली मूल पाठ है प्रारूप का वही यहाँ पर दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। महासंघ और उसका क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र, तो ये सारा ये पूरा इन्होंने दे दिया उनको। देने के पश्चात फिर क्या हुआ, अगला चरण, चौथा चरण, संविधान का पहला मसौदा 27 अक्टूबर, कब से कब तक, 27 अक्टूबर 1947 से लेकर 21 फरवरी 1948 तक इसका चरण चला। 27 अक्टूबर 1947 को प्रारूप समिति ने संवैधानिक सलाहकार द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप, अन्य नोट्स, रिपोर्टों और ज्ञापनों की जांच शुरू की। इसमें बदलाव करने के बाद समितियों ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को अपना अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया। इसका भी हमने पीडीएफ में बना लिया। 21 फरवरी 1948 को इन्होंने सौंप दिया था। 21 फरवरी ये ओरिजिनल, इसका फाइनल जो था उसका प्रारूप क्या, पहले उससे पहले ही इस वेबसाइट वाले ने एक टिप्पणी की है, उसमें देखते हैं क्या। 21 फरवरी 1940 को प्रारूप समिति ने संविधान सभा के अध्यक्ष को भारत के संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। 4 महीने पहले समिति को सभा के वैज्ञानिक संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार संविधान का प्रारूप प्राप्त हुआ था। इस प्रारूप में विभिन्न समितियों की रिपोर्टों पर सभा द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रतिबिंबित किया गया था, जिन्हें संविधान के विशिष्ट भागों पर संवैधानिक प्रावधान तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। प्रारूप समिति ने अक्टूबर 1947 और फरवरी 1948 के बीच राव के प्रारूप की जांच की, उसमें सुधार किए और उसमें कुछ संशोधन किए। इस प्रक्रिया से जो सामने आया वह भारत का प्रारूप संविधान 1948 था, जिसे आगे चलकर प्रारूप कहा जाएगा। तो ये है असली बात। तो BN राव जी ने जो प्रारूप, जो सबसे पहला कच्चा प्रारूप जो उनको दिया था, उसमें 240 अनुच्छेद थे, 25 भागों में 13 अनुच्छेद। तो इसमें कुछ बदलाव करके इसमें कुछ चेंजेस किया, इसमें वादोपवाद हुए और लोगों का सजेशंस हुए, सारे मिला करके समिति ने इसमें कितने अनुच्छेद, मतलब 315 अनुच्छेदों के साथ एक प्रारूप तैयार किया, संविधान का प्रारूप, जो सेकंड स्टेप है। और फिर इसके बाद इन्होंने संविधान सभा में सबमिट कर दिया। 5वां चरण, भारत के संविधान के प्रारूप का सार्वजनिक प्रसार। फिर क्या किया इन लोगों ने, इस मसौदे को सभी लोगों के पास बांट दिया। इस पर अनेक टिप्पणियां, आलोचनाएं और सुझाव प्राप्त हुए। सबको बांट दिया और बोला कि आप लोग इसके ऊपर देखिए और इसके आप सुझाव दीजिए। तो कई सारे सुझाव मिले। सुझाव मिलने के पश्चात फिर डिबेट हुआ। डिबेट होने के पश्चात फिर क्या हुआ, संविधान सभा के समक्ष इसको मसौदे को प्रस्तुत किया गया। फिर उसमें कई सारे डिबेट हुए, कई सारे चर्चा हुए, कुछ को अच्छा लगा, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी। फिर उसमें बदलाव किया गया। फिर प्रथम वचन पहला पढ़ा गया, पहली बार इस संविधान के प्रारूप वचन को सब लोगों के सामने पढ़ा गया। फिर उसमें कुछ बदलाव हुआ, दूसरा वचन बदलाव करके फिर दूसरी बार पढ़ा गया। फिर उसमें भी कुछ बदलाव करके तीसरी बार पढ़ा गया। ये सब कुछ होने के पश्चात 26 जनवरी 1950 को क्षमा कीजिए 26 जनवरी 1949 को संविधान का तीसरा वचन समाप्त हुआ, जब संविधान सभा ने पिछले चरण में अंबेडकर द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। संविधान के अंतिम संस्करण पर 24 जनवरी 1950 को सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये स्टेप है। तो यहाँ पे चौथे चरण में बाबा साहब अम्बेडकर जी का काम शुरू होता है। इसमें जो दूसरा चरण था, इसमें कई सारे समितियां थी, पर उनका काम था कि सारे समितियों का जो डिफरेंट विषय है उसके ऊपर अपना अपना राय
व्यक्त करना, उसके लिए जो कुछ भी क्या सही है क्या गलत है वो सारा रिपोर्ट तैयार करना, और डिबेट्स भी थे। उन रिपोर्ट्स के अनुसार संविधान, जो प्रारूप संविधान था वो BN राव ने बनाया था अकेले, और मुखर्जी की सहायता से, की सहायता ली, पर मुख्य व्यक्ति अकेले थे। पर यहाँ पर समितियों में बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे और कई सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ पर हमको ये बात कहीं पर भी बताया नहीं जाता कि असली संविधान, जो असली बात है, सबसे पहला जो कच्चा मसौदा जिसने तैयार किया था वो BN राव जी हैं। ये बात हमको कहीं पर भी बताया नहीं जाता। सभी लोग बोलते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ही बनाया है, ऐसा ही कहा जाता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न का समाधान तो हमें मिल गया। अब आते हैं कि बाबा साहब जी की इच्छा थी या नहीं, इसके लिए हमें दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। यह है आंध्र राज्य विधेयक 1953। ये कहाँ पर है? खंड 34 में बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय हिंदी का एडिशन जो है उसमें 34 खंड में है। अब यहाँ पे संदर्भ क्या है, किस विषय की बात चल रही है, मैं पहले से एक बार बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश और मैसूर और तमिलनाडु ये एक ही राज्य हुआ करते थे। तो उस समय आंध्र प्रदेश को एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए लोग धरना प्रदर्शन ये सब कुछ कर रहे थे। अब एक पोट्टी श्री रामुलु जी थे, उन्होंने 50 से ज़्यादा दिन तक उपवास रखा कि आंध्र प्रदेश अलग से बनना चाहिए तेलुगु वालों के लिए। तो उनका देहांत हो गया। फिर उसके पश्चात जोर पकड़ ली गई, अब बनाना तो पड़ेगा भाई, आप कितने लोगों के बलिदान मांगेंगे। फिर उसके बाद बनाना शुरू हो गया। तो बनाते समय उसमें कुछ प्रावधानों के लिए बात कर रहे थे। उस समय का ये डिबेट है, उस समय की ये वादोपवाद है संसद में। तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि कांग्रेस को कहते हैं कि कभी लोग आप भाषाई प्रांत बनाना चाहते हैं और कभी बनाना भी नहीं चाहते, आपका कोई ठीक से उस पर कोई निर्णय ही नहीं है। तो ऐसा वो कह रहे थे। और सरकार का तर्क है कि भाषाई प्रांत बन जाए तो इसमें भारत का एकता समाप्त हो जाएगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का तर्क है कि 23 भाषाई राज्य है तो एकता तो भंग नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ तक ये बात हो गई। हमारा एक और प्रश्न था कि परमात्मा पर विश्वास करते हैं या नहीं, इसका जवाब यहाँ पर है। तो ऐसे बात चल रही है, इसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये बोल, देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, ये पूरा बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये चल रही है, कोई दूसरा यहाँ पे बोल नहीं रहा। ठीक है, वो भी मैंने दिखा दिया। अब क्या आगे कहते हैं, हमने परमात्मा की कृपा से स्वतंत्रता ही प्राप्त नहीं की बल्कि हमने एकता भी हासिल की। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमने परमात्मा की कृपा से स्वतंत्रता प्राप्त ही नहीं की बल्कि एकता भी हासिल की। तो इससे हमें पता चलता है कि 1953 तक जब तक ये चल रहे थे, आंध्र राज्य विधेयक पास हो रहा था, उस समय जो डिबेट हो रहे थे, उस समय तक ये बात तो पक्की है कि ईश्वर पर अर्थात परमात्मा पर विश्वास करते हैं। यदि जो व्यक्ति परमात्मा पर विश्वास नहीं करता, जो पूरा बुद्ध धर्म को ही फॉलो करता है, बुद्ध धर्म यही कहता है कि आत्मा नहीं होती है, परमात्मा नहीं होता, ये उनका मत है। पर अभी तक बाबा साहब अम्बेडकर जी पूरा बुद्धिस्ट नहीं बने थे, या फिर दोनों को ही मानते थे। यहाँ पर तो एक बात आपको उनके ही खुद के शब्दों में आपको पता चल गया। अब आते हैं एक और बात कि उनकी इच्छा थी या नहीं, और जलाने की बात। और दो प्रश्न हमारे पास बच गए। आगे चलते हैं, इसी बात पे अम्बेडकर जी कह रहे हैं, जी हाँ, और हम क्या कर सकते थे, यदि आप पूरी नहीं ले सकते तो रोटी तो मिलनी चाहिए। महोदय, वहाँ की स्थिति को ध्यान में रखकर आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ अनुसूचित जातियों की स्थिति क्या होगी। अत्याचार, दमन, संप्रदायवाद से बचाव के लिए जो इस प्रकार स्थिति सभी राज्यों में, न केवल आंध्र प्रदेश में, निश्चय ही होते हैं। तो बात चल रही है कि वहाँ पर भाषाई प्रांत बन रहे हैं, तो वहाँ पे जो लोग अल्प समुदाय का शब्द लिया है, पर अल्प समुदाय यहाँ पर आप बहुसंख्यक शब्द लिया है। यहाँ पर बहुसंख्यक का अर्थ है और जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके बारे में कह रहे हैं, क्योंकि आपको आगे पता चलेगा कि ये
शब्दों का चयन जो है बहुत संभाल के किया गया है बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा। ठीक है, आगे कहते हैं, मेरे लिए सबसे अधिक खेद की बात यह है कि गृह मंत्री जिसका काम यह सुनिश्चित करना है कि बहुसंख्यक वर्ग के अत्याचार से प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की जाए। अब बहुसंख्यक कौन है आगे भी पता चल जाएगा आपको। एक ऐसा विधेयक यहाँ पर लाए जाए जिसमें इस बात की कोई संकल्पना नहीं है कि राज्य का स्वरूप क्या होगा और लाखों लोगों का भविष्य क्या होगा। महोदय, मुझे पता है कि उनका जन्म ऊंचे घराने में हुआ। किनके बारे में बात करें? काटू जी के बारे में बात करें तो काटू जी खड़े हो गए और बोल रहे, कौन? मैं साधारण रूप से अपना जीवन आरंभ किया। तो अम्बेडकर जी बोल रहे हैं फिर आगे, परंतु सच तो यह है कि आप कश्मीरी पंडित हैं। चाहे वह भंगी का भी व्यवसाय करे वह फिर भी कश्मीरी पंडित ही रहेंगे। उनको कोई कष्ट नहीं होगा। सभी लोग उनके पुरखों के कारण, उच्च कुल में जन्म के कारण, उनकी शिक्षा दीक्षा के कारण उनका सम्मान करेंगे। प्रश्न तो हमारे बारे में है जिनको गत 2000 वर्षों से अत्याचार सहने पड़ रहे हैं। तो और आगे हम बात करते हैं, आगे क्या कहते हैं देखिए। तो यहाँ पर तो पता चल गया कि बहुसंख्यक का अर्थ क्या है और अल्पसंख्यक का अर्थ क्या है। अल्पसंख्यक है जो बहुजन समाज, SC ST लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। और बहुसंख्यक कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। बात तो कुछ और चल रही थी यहाँ पे भाषाई प्रांत के बारे में, पर बात पूरा बदल गया। आगे आपको और भी अच्छे क्लियरली पता चल जाएगा। जहाँ कहीं बहुभाषीय राज्य हैं, मैं चाहता हूँ वहाँ के राज्यपाल को उस राज्य के अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदान की जाए। अब मेरे समझ में नहीं आया था अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार जो लोग 15% भी रहते हैं उन लोगों को भी अल्पसंख्यक दिया जाता है। हल्का परिभाषा आगे भी कुछ है। हमारे देश में भाषावाद संप्रदायवाद का ही दूसरा नाम है। ये बात तो सही है, सही को सही मानना चाहिए। और आगे देते तो इसका सजेशन दे रहे हैं, इसका उपाय क्या है, इससे छुटकारा पाने के लिए क्या तरीका है। तो आगे बाबा साहब अम्बेडकर जी कह रहे हैं 2 तरीके बहुत उपयोगी है, अर्थात राज्यपाल को ऐसी किसी कार्यवाही को निरस्त करने की शक्ति और दूसरे मंत्रालय या राज्यपाल को अभ्यावेदन देने के लिए छोटी छोटी समितियों की नियुक्ति। 2 तरीके बताए। एक तो राज्यपाल के पास अधिकार होना चाहिए कि यदि कोई भी वहाँ का प्रांतीय गवर्नमेंट कोई बिल लेके आता है और वो बिल जो निचले तबके लोग हैं उन लोगों के लिए हानिकारक हो तो उसको निरस्त करने का अधिकार होना चाहिए। और दूसरा एक मंत्रालय होना चाहिए या फिर राज्यपाल और छोटी छोटी समितियां होना चाहिए जो राज्यपाल के लिए अभ्यावेदन देने के लिए। तो ये 2 सुझाव बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया। आगे आते हैं, ये बहुत महत्व है। अब महोदय एक परंपरा चली आ रही है। ये परंपराएं हमेशा सच नहीं होती, सच के आधार पर नहीं चलती हमेशा। वो कब गलत भी हो सकते हैं या फिर गलत आचरण पर भी चल सकता है, सही आचरण पर भी चल सकता है। कोई सही उसका मान्यता नहीं होती है। आगे चलते हैं। एक परंपरा चली आ रही, मुझे आकर कहते रहते हैं, ओह आप संविधान के निर्माता हैं। तो मेरा उत्तर ये होता है कि मैं तो साधारण सेवक था। मुझे जो कुछ करने को कहा गया था वह मैंने इच्छा न होते हुए भी किया। इन्होंने अपने ही स्पष्ट शब्दों में कहा, उन्होंने जो काम मुझे दिया, मैं तो साधारण सेवक था, मुझे जो कहा गया था वह मैंने इच्छा न होते हुए भी किया। तो हमारा एक और प्रश्न था यहाँ पर, क्या संविधान निर्माण में उनकी इच्छा थी या नहीं? इसका जवाब आपको मिल गया होगा। आगे आते हैं, हमारा एक और चौथा प्रश्न का जवाब चाहिए। आगे आते हैं। तो ऐसा जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोला कि मुझे इच्छा नहीं हुई थी, फिर भी मेरी इच्छा नहीं थी फिर भी मैंने किया, तो सुंदरराय जी खड़े हो गया और वो बोले, आपने ऐसी स्थिति में अपने मालिकों की सेवा क्यों की? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका जवाब कुछ नहीं दिया, पर सभापति ने शांत कराया गया, शांति शांति कहकर। और आगे चलते हैं, आगे बोलते हैं अम्बेडकर जी, परंतु महोदय अंग्रेजों ने नफरत
के कारण हमने लोकतंत्र के बारे में उनके कुछ विचार अपनाए हैं जो सार्वभौम रूप में स्वीकार्य नहीं है, अर्थात गलत है। क्या गलत बातें हैं वो आगे कह रहे हैं। हमने उनसे एक यह विचार लिया कि राज्यपाल को कोई शक्ति नहीं होनी चाहिए, उसे केवल रबर स्टैंप का काम करना चाहिए। यदि कोई मंत्री, वह कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, कितना ही भ्रष्ट क्यों ना हो, राज्यपाल के समक्ष कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो उसे स्वीकार करना ही होगा। इस देश में विकसित लोकतंत्र की यही अवधारणा है। तो राणावत जी आगे खड़े होकर बोलते हैं, किंतु आपने उसका बचाव किया। ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या कह रहे हैं कि जो क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं, शब्द याद नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है। तो जितने भी जो मंत्री होंगे या फिर राजनेता होंगे, वो कितने ही भ्रष्ट हों, कैसे भी व्यक्ति हों, यदि वो सारे मिलकर वहाँ के प्रांतीय संसद में, प्रांतीय असेंबली में यदि कोई बिल पारित करे, चाहे वो कितने ही भ्रष्ट हो, गलत भी हो, कुछ भी हो, गलत भी हो, पर राज्यपाल को उसके ऊपर रबर स्टाम्प की तरह उस काम करना चाहिए, उसके ऊपर करना चाहिए। ये बात गलत है, ऐसा बाबा साहेब अम्बेडकर जी कह रहे हैं। परंतु आगे क्या होता है, किंतु आपने उसका बचाव किया, अर्थात कभी इसी बात का बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सपोर्ट किया था कि राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति नहीं होना चाहिए। ऐसा किसी संदर्भ में, किसी बातचीत इससे पहले कहीं पर भी ऐसा कुछ कहा होगा। इसलिए राणावत जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि किंतु आपने उसका बचाव किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी कह रहे हैं, हम वकील लोग बहुत सी बातों का बचाव करते हैं। क्या कह रहे हैं? हम वकील लोग बहुत सी बातों का बचाव करते हैं। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान दीजिए कि वकील लोग कब क्या सच बोल सकते हैं, कब झूठ बोल सकते हैं, वो आपके संदर्भ के अनुसार होता है। बात कब पलट जाए ये कुछ नहीं कह सकते वकील लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे और भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उदाहरण एक रोमन कैथोलिक अपने धर्म के आधार पर ब्रिटेन का और कनाडा का, वहाँ का उदाहरण देते हैं। तो वहाँ पर ऐसा ही है कि वहाँ पे कुछ विशेष अधिकार है जो कम लोगों के हैं। तो उन लोगों के लिए वहाँ पे गवर्नर के पास जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं, और यदि वहाँ का कोई पार्लियामेंट, वहाँ पर कुछ भी बिल आता है तो उसको राज्यपाल के पास अधिकार होता है कि उसको निरस्त कर दे। तो वैसा वहाँ का एक ऐसा एक सिद्धांत है, 93 धारा 93 वहाँ का है। तो उसका उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं। आगे चलते हैं। मैं अपने एक मित्र गृह मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या कनाडा के संविधान में धारा 93 जोड़े जाने से वह कनाडा के संविधान को लोकतांत्रिक समझते हैं या फिर अलोकतांत्रिक? इसका वह क्या उत्तर देंगे? तो काटजू खड़े होकर बोलते हैं, मेरा उत्तर है कि संविधान का प्रारूप आपने तैयार किया, अर्थात प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। तो खाटू ने बोला, आपका अनुमति के बिना ये तो नहीं होगा, इसलिए आपने ही तैयार किया। तो अम्बेडकर जी कहते हैं, आप अपनी त्रुटियों के लिए मुझे जिम्मेदार बताना चाहते हैं? अब देखिए, जब समितियों की बैठकें हुई अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में, कई सारी बातें हुई होंगी। उस समय तो आपने यहाँ पे ऊपर देखा, किंतु आपने उसका बचाव किया। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसका बचाव किया। ठीक है, अर्थात उनकी अनुमति के बिना वहां पर ये बिल, अर्थात वो बिल पारित तो नहीं हो सकता है कि नहीं? ध्यान दीजिए, उनके अनुमति के बिना वहां पर जो कुछ भी है, वो जो कोई बात होगी वो अनुमति बिना उनके पारित नहीं होता। फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जैसे ये ऐसे कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। आप अपनी त्रुटियों के लिए मुझे जिम्मेदार बताना चाहते हैं? यदि संविधान निर्माण का पूरा जो श्रेय है आप ले रहे हैं, तो उसमें आप कुछ गलतियां होंगी तो जिम्मेदारी बाबा साहब अम्बेडकर जी की होगी, और त्रुटियां उन बाबा साहब अम्बेडकर जी के खाते में नहीं आते। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब ये वकील हैं, राजनेता है और ऊपर से वकील है, तो कब इधर उधर पलटी मार जाए कुछ नहीं कह सकते। आगे चलते हैं। माननीय सभापति जी कह रहे हैं, उनके कहने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने वर्तमान संविधान को सही ठहराया है क्योंकि वह यह बहुमत का निर्णय था। आगे आप बोलिए। अम्बेडकर जी आगे बोलते हैं, महोदय इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि धारा 93 के अधीन गवर्नर जनरल को दी गई शक्तियां यहाँ पर राज्यपाल को दी जाती हैं तो इससे लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक संविधान का कोई अहित नहीं होगा। इससे तो हर प्रकार से कुछ छोटे भाषीय क्षेत्रों या भाषाई ग्रुपों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी जो सोचेंगे कि राज्य में बहुसंख्यक वर्ग उनके साथ न्याय नहीं कर रहा है। तो कुछ सुझाव दिया है। तो मैं दूसरा सुझाव अंग्रेजों के संविधान के आधार पर देना चाहूँगा। एक अंग्रेजों के बारे में एक उदाहरण, स्कॉटलैंड का, वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ सिस्टम है, तो उसका उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। तो आगे कहते हैं, छोटे समुदायों व ग्रुपों की भावनाओं को संतुष्ट करके, छोटे समुदाय अर्थात SC ST लोगों के लिए संतुष्ट करके, ठीक है, जिनको इस बात की आशंका रहती है कि बहुसंख्यक वर्ग उनके साथ अन्याय कर सकता है, ब्रिटिश सांसद काम करती है। महोदय मेरे मित्र मुझसे कहते हैं, यहाँ पर दीजिए आपका जो तीसरा, क्षमा कीजिए, चौथा प्रश्न जो था जलाने की बात यहाँ पर आती है। मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है, परंतु मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि मैं इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। मैं इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति मैं होऊंगा। मैं इसे बिल्कुल नहीं चाहता, यह किसी भी व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। अब मैंने इसके विषय में बहुत सोचा। संदर्भ चल रहा है किसके बारे में? ऊपर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, यहाँ पे भाषाई प्रांत का नाम आ रहा है, पर जो असली चीज है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही कहा आप पंडित हैं, आपको कुछ भी हो सकता है, ये भाषाई कहाँ से आ गया? भाषाई लोगों का इनका कोई संबंध है? बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा यहाँ पे ऊपर उदाहरण दिया था, हम 2000 साल से हमारा परिस्थिति ऐसे ही है। तो भाषाई प्रांत के बीच में जात कहाँ से आ गई, है कि नहीं? भाषाई प्रांत होगा, यदि बात होती है तो वहां पर क्या होना चाहिए? तमिल वालों का भाषा होनी चाहिए और आंध्र वालों की भाषा के बारे में बात होनी चाहिए, है कि नहीं? पर यहाँ पर भाषाई प्रांत एक सिर्फ एक क्या कहेंगे, एक तरह का है इनके अपनी बात चलाने के लिए, यहाँ पर जो बहुजन समाज के लिए कुछ करने के लिए। अब पूरा चाहे तो आप पूरा पढ़िए तो आपको बहुत अंदर से आपको बहुत सोच समझ के सोचना पड़ता है, तब जाके समझ में आएगा। शब्दों का इतना अच्छा मेल जोल बना करके बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोला, ऐसा आपको नहीं लगेगा कि कहीं पर भी वो SC ST के लिए कुछ कहना चाहते हैं। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक शब्द देखिए, पर ये नहीं कह रहे कि दलित वर्ग और उच्च वर्ग, ऐसा शब्द का उपयोग नहीं कर रहा है। मेरे समझ में नहीं आता भाई, अल्पसंख्यक कितने प्रतिशत है? आप यदि देखेंगे तो 15-20% होंगे। और बहुसंख्यक कौन है? OBC। और कितने 40-50% OBC होंगे और 15 से 20% मेरे ख्याल से सारे सवर्ण होंगे और दूसरे। तो बहुसंख्यक कौन है यहाँ पर? सबसे ज्यादा तो OBC वाले। तो OBC और सवर्ण लोग मिलकर के इनको सताते हैं, इसका अर्थ यही हुआ। आगे देखते हैं। परंतु वह जो कुछ भी है, यदि हमारे लोग इसका अनुकरण करना चाहते हैं तो उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि बहुसंख्यक वर्ग भी है और अल्पसंख्यक वर्ग भी है, और वे यह कहकर अल्पसंख्यकों की उपेक्षा नहीं कर सकते कि ओ नहीं, आपको मान्यता देना लोकतंत्र को हानि पहुंचाना है। मैं कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों को दुख पहुंचाने से अधिक अहित होगा यदि आप SC ST के लिए यदि आप हानि पहुंचाएंगे तो इस देश का ज्यादा नुकसान होगा। ये उनकी पूरी बातों का यही अर्थ निकलता है।
क्षमा कीजिए, यदि यही हमारा अंतिम लक्ष्य है तो परमात्मा ही हमें बचा सकता है। दूसरी बार इन्होंने वही शब्द उपयोग किया। ये सब कुछ ऊपर डिबेट चल रहे हैं, उसके पश्चात फिर दोबारा यदि आप मैंने जो सजेशन दिए हैं यदि उसको नहीं फॉलो किया या फिर उसके प्रकार नहीं चला या फिर कुछ और भी बात है, कुछ भी हो, संदर्भ कहीं पर कुछ भी चल रहा हो, तो दोबारा इन्होंने क्या दोबारा नाम लिया। यदि हमारा अंतिम लक्ष्य है तो परमात्मा ही हमें बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। तो दोबारा दो बार परमात्मा का नाम लिया इस पूरे डिबेट में। तो इससे आपको पता चल गया होगा, पूरे चारों प्रश्नों का जवाब इसमें आपको मिल गया होगा। यदि मैंने गलती से कहीं पर भी कुछ गलत तर्क दिए हों या फिर गलत प्रूफ प्रमाण दिए हों, तो कोई भी व्यक्ति आप मुझे ईमेल कर सकता है या फिर मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार रहूँगा। यदि कुछ गलतियाँ होंगी तो इसमें चेंजेस करके मैं दोबारा अपलोड करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं नहीं कहता कि मैंने सब कुछ ठीक से इसका समीक्षा की है। मैं भी मनुष्य हूँ, मुझसे भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं और चाहूँगा कि आप लोग इस पर थोड़ा सा सोचिए और समझिए शब्दों का किस प्रकार से तोड़ा मरोड़ा जाता है। नाम अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक ले रहे और काम करवा रहे हैं बहुजन लोगों का, अर्थात नीचे तबके लोगों का। और ये भी आपको पता चल गया होगा, मेरे समझ में नहीं आया कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को किसने यह अधिकार दिया है कि उसको जला सके। क्या उन्होंने अकेले नहीं इसको बनाया है? मुझे नहीं लगता। सब लोग यही कह रहे हैं कि संविधान बनाया है, तो उनके खुद के मन में भी आ गया होगा कि मैंने ही संविधान बनाया है तो मुझे ये पूरा अधिकार है, संविधान को मैं जला सकता हूँ। अर्थात यहाँ पे ये कह रहे हैं, इनका अर्थात यह है यदि आप SC ST लोगों के लिए जो अल्पसंख्यक, अर्थात उनका नाम अल्पसंख्यक लिए यहाँ पे, उन लोगों के लिए जो प्रावधान जो सजेशन मैंने दे रखे हैं, यदि आप उसका कुछ ना कुछ ना किया जाए, उनके लोगों के लिए कुछ राजनीतिक तौर पर उन लोगों के लिए कुछ बचाव नहीं किया गया, तो मैं संविधान को जलाने के लिए एक बार भी नहीं सोचूंगा। इसका अर्थ यही है। और मुझे लगता है इनके बातों से, क्या ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी बिना इच्छा के ही बनाए थे? उनकी इच्छा नहीं है तो पहले इस बात का हमने सुना ही है ऊपर, उनकी इच्छा नहीं है, फिर भी इन्होंने बनाया। किस लिए बनाया? मुझे लगता है इन सारे बातों को सोच करके, सारे विचार करने के पश्चात ये अपने राजनीतिक फायदा अपने लोगों को देना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि संविधान के कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया है। यदि भाग लेंगे तो उनके लिए कुछ कर सकेंगे, यदि भाग नहीं लेंगे तो इनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ऐसा मेरा मानना है, मेरा सोच है। क्योंकि ये सारी बातें हैं, आप वो भगवान को मानते ही नहीं, कई दिनों से पहले कहते हैं, पर खुद भगवान का नाम इसी चैप्टर में, अर्थात इसी डिबेट में 2 बार लिया है। तो आगे आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप अपना निर्णय लीजिए। आप अपने वक्तव्य कमेंट में भी मुझे दीजिए, आपका क्या विचार है, क्या सोच है, और आपको जो प्रमाण मैंने दिए हैं वो कितना तक सही है, या फिर उसमें भी कुछ और सुधार करना चाहिए, या फिर मुझसे गलती हो गई। आपके कमेंट के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। धन्यवाद।